Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. You are watching with Naresh Sharma and I am going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले चलते हैं हम एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे जो है इश्यूज, आर्टिकल्स और वीडियोस कहीं बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं, न्यूज में सब जगह छाया हुआ है और वो है मेहुल चौकसी अरेस्टेड इन बेल्जियम एज इंडिया सीक्स एक्सट्राडिशन। इनको अरेस्ट किया गया है कहां पर? बेल्जियम में। क्या है पूरा मामला, एक एक करके इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। मेहुल चौकसी ये एक फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है, इनको घोषित किया गया। डायमंड के बिजनेस में ये इन्वॉल्व रहा करते थे। अभी रिसेंटली इनको बेल्जियम में वहां की अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया है। वहां की अथॉरिटीज ने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, हमने अरेस्ट किया है, तो ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है और इनको डिटेन किया गया है कहां पर? एंटवर्प में, इनके रेजिडेंस के पास में ही। इसके बैकग्राउंड में अगर चलें इस स्टोरी के, तो कहानी ये थी कि ये वांटेड हैं अपने एक भतीजे नीरव मोदी के साथ में, ठीक है। और किसमें? एक फ्रॉड में। फ्रॉड क्या था? पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस था जिसमें करीब 13,578 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया और उसके बाद सीबीआई इनको लगातार ढूंढ रही है, कोशिश कर रही है कि इनको इंडिया लाया जा सके, क्योंकि जो है 2018 में ये इंडिया से भाग चुके थे। ठीक है, ये है इनका बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है। अभी करंट की स्थिति की बात करें तो जो मेहुल चौकसी हैं वो एंटीगुआ नाम के एक कंट्री की सिटीजन है, ठीक है। हालांकि वहां पर भी इनके अगेंस्ट में केस चल रहा है उनकी सिटीजनशिप को खत्म करने का, ठीक है। रिपोर्टेडली मूव कुछ ही दिन पहले ये बेल्जियम गए थे और बेल्जियम में रेजिडेंसी का परमिट उन्होंने लिया था नवंबर 2023 में, ठीक है। और क्योंकि उनकी खुद की वाइफ जो है बेल्जियन सिटीजन है, तो उसी के बेसिस पर इनको वहां पर रेजिडेंस का परमिट भी मिल गया कि भाई वाइफ ने बोल दिया ये मेरे हस्बैंड है, मेरे साथ रहेंगे, तो इनको परमिशन मिल गई है, ठीक है। इशू क्या चल रहा है? इंडिया ने अपनी जो जो रिक्वेस्ट है एक्सट्राडिशन की, मींस इंडिया वापस लाने की, वो बेल्जियन जो गवर्नमेंट है उसको सबमिट कर दी है ना। वहां का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको डिटेन किया है, पेंडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में थी, तो पहले से बेल्जियम गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही थी, है ना। और उनको अभी भी लीगल काउंसिल का जो परमिट है वो है कि भाई आप अपना कोई एडवोकेट लॉयर कर सकते हैं। अपकमिंग प्रोसीडिंग्स की अगर बात करें तो दोबारा से ये शेड्यूल में लगी हुई है कि बेल्जियम के कोर्ट में नेक्स्ट वीक में इनकी सुनवाई होने वाली है। प्रीवियस लीगल केसेस इनके अगेंस्ट में जो है डोमिनिकन रिपब्लिक का जो केस था वहां पर भी है, सीबीआई ने वहां पर भी अपनी एक्सट्राडिशन की रिक्वेस्ट दे रखी थी, ठीक है। दूसरा, इंटरपोल को भी इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप इनके अगेंस्ट में रेड कॉर्नर नोटिस आप इशू करिए, जो कि किस कौन करता है? इंटरपोल करता है। तो इंटरपोल ने इनके अगेंस्ट में ये नोटिस भी इशू किया था, लेकिन बाद में इंटरपोल ने अपने इस रेड कॉर्नर नोटिस को जो है वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। किस वजह से? कि इनको ऐसी कहीं से इनपुट मिले थे कि भाई मेहुल चोकसी के जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन होगा, ठीक है। जो इतने हजार करोड़ रुपए लेकर के भाग गया उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा और उनकी पॉलिटिकल टारगेटिंग की जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए उन्होंने वो रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया। हाँ, रेड कॉर्नर नोटिस ये होता है कि इंटरपोल इस नोटिस के थ्रू उस व्यक्ति को डिफरेंट कंट्रीज में अरेस्ट करने की एक व्यवस्था प्रोवाइड कराता है। लीगल डिफेंस इन्होंने मांगा है, ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया है इनके एडवोकेट ने कि नहीं भाई ये इंडिया हम नहीं भेजना चाहते, क्योंकि इंडिया में अगर ये चले जाएंगे तो इनकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, इनकी पॉलिटिकल टारगेटिंग होगी, इनको फेयर हियरिंग मींस फेयर जुडिशियल प्रोसेस नहीं मिल पाएगी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मींस कुल मिलाकर के ये इंडिया की जुडिशियल प्रोसेस पर ही क्वेश्चन चिन्ह लगा रहे हैं कि भाई इंडिया में इनको न्याय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, एक तरफ जो व्यक्ति कई हजार करोड़ रुपए के केस में जो है एलिगेशंस उनके अगेंस्ट में हैं, वो वांटेड हैं, वो बड़ी एक वीआईपी लाइफ अपना जी रहे हैं। वहीं इंडिया के सिस्टम में ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर एक पॉकेट मारी में पकड़ा गया तो हो सकता है वो 6 साल तक जेल में रहे, उसकी केस का कभी नंबर ही ना आए, है ना। तो ऐसा भी होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं होता, वो एडवोकेट्स को हायर नहीं कर सकता, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया के एक बहुत ही जो है डिबेटेबल
टॉपिक पर। ये काफी टाइम न्यूज में रहा। ये वैसा इशू है कि सरकारें गिर जाती हैं और बन जाती हैं इस मुद्दे पर, और नाम है इसका रिजर्वेशन। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है और वो ये है कि शेड्यूल कास्ट जो है उनके अंदर सब कैटेगराइजेशन स्टार्ट कर दिया है। उसका उन्होंने एक प्रॉपर बिल पास करा दिया है। तेलंगाना नोटिफाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तेलंगाना शेड्यूल कास्ट राशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। तेलंगाना तेलंगाना है पहला स्टेट बन गया है जो काम कर रहा है कि शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें ऐसा हो रखा है कि कुछ कास्ट को तो बहुत रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया और कुछ को कुछ नहीं मिला। तो मींस अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा डेटा वगैरह सब किया, रिसर्च वगैरह करवाया, वहां से डेटा कलेक्ट किया और ये देखा कि भाई ऐसी कौन कौन सी कास्ट है जिनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला, ऐसी कौन कौन सी कास्ट है जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल गया। तो उसके ऐसे ही बेसिस पर इन्होंने 3 ग्रुप में इसको जो कास्ट है उनको बांटने की कोशिश की है, उनको डिवाइड सब क्लासिफिकेशन उनका करने की कोशिश की है। इसके पीछे इनके पास में जो है एक बेस है, और बेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक डिसीजन दिया था कि कास्ट के अंदर भी सब कास्ट का क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन हो सकता है। उसी चीज को लेकर के ये आगे बढ़े हैं और कैटेगराइजेशन का इन्होंने एक बेस तैयार किया है कि भाई हम कास्ट को किस बेसिस पर ये मानेंगे कि कोई बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। तो उसके लिए एम्पेरिकल डेटा है कलेक्ट करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल स्टेटस, सारी चीजों को देखेंगे, तब मानेंगे कि वो व्यक्ति जो है बैकवर्ड है या नहीं है, वो कास्ट बैकवर्ड है या नहीं है। तो 15 सब कास्ट में बनाया है इन्होंने और उनको 1% का रिजर्वेशन दिया है। हालांकि जिन कास्ट को 15 कैटेगरी में डिवाइड किया है वो ओनली 0.5% ही उनका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फिर भी उनको 1% दे रहे हैं ताकि ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड जो कास्ट है उनको आगे लाया जा सके रिजर्वेशन के थ्रू। फिर उन्होंने ग्रुप 2 बनाया है, उसमें 18 कास्ट को रखा है, उनको रिजर्वेशन 9%। ग्रुप 3 बनाया है जिसमें 26 कास्ट को रखा है, उनके लिए 5% रिजर्वेशन रखा है। मींस ये थोड़े से पहले से अच्छी कैटेगरी में जो है, इनकी जो स्टेटस है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो अच्छा है। ठीक है, तो टोटल 59 कास्ट थी, सब कास्ट थी, उनका क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग वगैरह इनकी हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो 14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म दिवस, उसको जन्म तिथि, जन्म जयंती मनाते हैं, उस दिन से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, अर्थात कल से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है ट्रंप एम्पलीफाइज व्हाइट परसिक्यूशन नैरेटिव्स इन साउथ अफ्रीका। पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि देखो, आप जानते होंगे साउथ अफ्रीका, या जैसे ही आपके माइंड में एक शब्द आता है साउथ अफ्रीका, तो दिमाग में आता है कि यार बहुत सारे मीन्स लोग हैं जो सारे के सारे ब्लैक हैं। तो मीन्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ब्लैक लोगों की मेजोरिटी है। लेकिन साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ लोग माइनॉरिटी में है कलर के बेसिस पर। वो कौन है? व्हाइट पीपल। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये चल रही है कि यूएसए में ट्रंप साहब ने एक पॉलिसी निकाली, मतलब जो लोग अफ्रीका से व्हाइट पीपल हैं वो अगर यूएसए आना चाहते हैं, रिफ्यूजी की तरह यूएसए में रहना चाहते हैं, तो हम उनको ये परमिशन दे देंगे। ठीक है, इससे एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि अगर व्हाइट लोगों के साथ में कहीं और दुनिया में, अफ्रीका में फॉर एग्जांपल, अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अमेरिका उनके साथ में खड़ा हो जाता है। लेकिन खुद अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस पर यूएसए कुछ नहीं कहता है। तो सारी कहानी इसी पर चल रही है। तो यहाँ पर एक जगह का नाम है, यहाँ पर एक मीटिंग हुई, उसमें इन सारी चीजों को उठाया गया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि आओ हम आपको यहाँ पर रिफ्यूजी का स्टेटस देंगे। तो थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया कि हम भी यूएसए में आना चाहते हैं। ठीक है, बात यहाँ पर हो रही है कि अफ्रीका में जो व्हाइट पीपल है उनको वहां पर अफ्रीकनर कहा जा रहा है, और वो 300 ईयर्स अगो जो डच पीपल थे वो वहां पर गए थे। आपको पता होगा डच लोग जो अफ्रीका गए थे वहां पर उन्होंने कॉलोनीज बनाई, जैसे इंडिया को गुलाम बनाया वैसे ही वहां पर भी किया। तो उनके डिसेंडेंट्स हैं ये जो व्हाइट पीपल वहां पर साउथ अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है,
तो वो तो जो डच पीपल थे वो तो छोड़ करके चले गए, लेकिन उसमें से कुछ लोग वहां पर रह गए। हालांकि अफ्रीका के एक पर्सन है मैक्स डू प्रीज, ये कह रहे हैं कि भाई ये सब फालतू की बातें हैं, अफ्रीका में व्हाइट लोगों के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है और ना वो बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि अफ्रीका में जो लोग हैं वो 1994 के बाद से उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, बेटर सिचुएशन में पहुंच गए हैं जो व्हाइट लोग हैं, और उनके पास में अच्छा खासा मटेरियल और कल्चरली वो एडवांस लोग हो चुके हैं। ये फालतू में लोगों में एक डर, एक पेन, एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नथिंग इज कमिंग, द लास्ट थिंग दैट विल हैपन हियर इज अ रेस वार। और बोला ये कह करके लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से व्हाइट और ब्लैक जो पीपल हैं उनके बीच में एक रेस वॉर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि ब्लैक सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसी, इन सारी की सारी चीजों पर। फिर ये कह रहे हैं कि ये सब एक डिसइल्यूजनमेंट है और इकोनॉमिक स्ट्रगल, करप्शन, गवर्नेंस फेलियर्स, पोस्ट अपार्थीड। बोला ठीक है, अपार्थीड सिस्टम था यूएस मींस उसमें साउथ अफ्रीका में, जिसमें जो व्हाइट पीपल थे वो ब्लैक के अगेंस्ट में एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उनका साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ये हुआ। लेकिन अपार्थीड सिस्टम जब नेल्सन मंडेला साहब ने उसको खत्म करवाया, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, ठीक है, गांधी ने भी उसका सपोर्ट किया था उस समय पर। बोला उसके बाद में बहुत सारी जो सिचुएशन है वो चेंज हुई है, नैरेटिव्स भी वहां पर चेंज हुए हैं, आइडियोलॉजीज भी वहां पर लोगों की चेंज हुई है, तो रेस वॉर धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अब फिर इसके लिए ये पॉइंट उठाते हैं कि अफ्रीका के जो व्हाइट पीपल हैं उनको जो यूएसए में बुला रहा है उसके पीछे तो ट्रम्प काम कर रहे हैं, दूसरा उसके पीछे काम कर रहे हैं आपके एलन मस्क। अगर आपको नहीं पता तो ये जान लीजिए, आपको शौक लगेगा कि जो एलन मस्क हैं वो साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ था और वहां से बाद में ये यूएसए में शिफ्ट हुए हैं, है ना। तो साउथ अफ्रीका से आए हुए एलन मस्क एक बिलियनियर बने वहां जाकर के, और अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट में बड़ी अच्छी पोजीशन, अच्छी एक इन्फ्लुएंस यूएसए की गवर्नमेंट में इनका है। और ये उस पॉलिसी को समर्थन कर रहे हैं कि जो लोग साउथ अफ्रीका से व्हाइट पीपल हैं वो अगर वहां आना चाहेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए हम रिफ्यूजी का स्टेटस वगैरह देंगे। लेकिन वहीं एलन मस्क या कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि हम कहीं और से आने वाले ब्लैक पीपल को हम जो है वहां पर रिफ्यूजी का स्टेटस देंगे या उनको सिटीजनशिप दे देंगे, नहीं। व्हाइट पीपल वो है यूएसए वाले, तो व्हाइट लोगों को ही अपने यहाँ पर बुला रहे हैं। तो एक तरह से ये देखने को मिल रहा है भैया कि यूएसए, वैसे भी यूएसए पर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं और ये सच भी है बहुत सारे मामलों में, कि यूएसए में जो व्हाइट पीपल हैं वही सुप्रीम है। यूएसए में जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में जब स्टडी के लिए जाते हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। पुलिस अगर कहीं पर लाइसेंस चेक कर रही होगी, ठीक है, और व्हाइट जो ब्लैक पीपल है अगर वो बाइक पे जा रहा है, कार में जा रहा है, तो इनको ज्यादा रोका जाएगा, ठीक है। इस तरह का टॉर्चर इनको झेलना पड़ता है। लेकिन गजब की बात तो ये है कि जो यूएसए पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए हल्ला मचाता फिरता है कि वी आर द लीडर इन द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, है ना, प्रोटेक्शन में, वही आप डिस्क्रिमिनेशन करने की किस किस हद तक पहुंच गया है, बोला तुम व्हाइट लोगो यूएसए आ जाओ, है ना, जो व्हाइट पीपल है वो यूएसए आ जाओ। तो ये 3 टॉपिक हमने आज डिस्कस किए थे। इन पर आने वाले टाइम में अगर और एडिटोरियल वगैरह आते हैं तो इनको फिर से हम और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।